हेलो एवरीवन। साथियों, आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में यह जो प्रश्न है, इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस से यानी सामान्य अध्ययन से जितने प्रश्न आपके परीक्षाओं में ज्यादा बार पूछे जाते हैं, इसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि ये बीएड प्रवेश परीक्षा में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में 2 से 3 बार आ चुका है। तो योजना आयोग के बारे में अगर जितने भी प्रश्न बनेंगे हम चर्चा कर लेंगे। योजना आयोग का गठन यह हमारा कब बना था, डेट भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका 15 मार्च आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 15 मार्च 1950। एक बार ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था और एक बार दे दिया था डेट 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, ऐसे ही करके दे दिया था, जिसका उत्तर जो होगा यह 15 मार्च 1950 होगा। अब योजना आयोग से जो प्रश्न बनेंगे, कभी देखा जाता है कि योजना आयोग के जो हमारा क्या होते हैं, ये अध्यक्ष कौन होते थे। अध्यक्ष की बात करें तो हमारा यह जो अध्यक्ष होता है यह हमारा पीएम होता है। पीएम यानी प्रधानमंत्री होता था। क्या होता था? प्रधानमंत्री। देखिए, पहले योजना आयोग चलता था, ठीक, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने योजना आयोग को हटाकर उसके स्थान पर एक आयोग लाया, नीति आयोग। योजना आयोग अभी नहीं चल रहा है, अभी उसके स्थान पर उसका नाम नीति आयोग लाया गया। अब नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये भी हमारे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं साथियों? ये प्रधानमंत्री। योजना आयोग पहले चलते थे, अब योजना आयोग नहीं चल, इसी के स्थान पर उनका एक नया नाम जो है यह नीति आयोग पड़ चुका है। और इसके जो भी अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी नीति आयोग चल रहे हैं। और योजना आयोग, और पहले पूछे कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पहला प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो इतने प्रश्न आपके बन गए। ये प्रथम अगर पूछे प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग कब गठन हुआ, तो 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। और योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो इतने प्रश्न आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं और बने भी है, इसीलिए इस टॉपिक को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में डायरेक्ट सीधे देखने को मिलेगा। एक प्रश्न जो फिक्स है, जो बीएड प्रवेश परीक्षा में नीति आयोग से ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला है गौतम बुद्ध से। ये भी आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न, गौतम बुद्ध से प्रश्न आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में आते ही है। कहते हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को किस नदी के, यह आपके निरंजना नदी, यानी बी जो है, यह बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था साथियों, लुम्बिनी, कपिल वस्तु के एक लुम्बिनी ग्राम है, वहां लुम्बिनी ग्राम है, लुम्बिनी, तो कपिल वस्तु के एक लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। जन्म, और पूछे कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु जो हुई थी ये कुशीनगर। जन्म और मृत्यु को आप जरूर याद रखिएगा, कुशीनगर में उनका जन्म, हमारा ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम साथियों शुद्धोधन था। क्या था, उसके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। और माता का नाम क्या था, माता का नाम जो था वह माया देवी था। इतना आप जरूर याद रखेंगे, माया देवी। और जन्म कभी पूछा जाता है कि कितने ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व जो है उनका क्या हुआ था, ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का हमारा जन्म हुआ था। और उनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। पहला मृत्यु कहाँ हुई थी,
तो ये कुशीनगर में पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, और माता का नाम माया देवी। और गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो क्या हो जाएगा? किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। और किस वृक्ष के? तो बोधि वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे हमारा ये ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। तो इतने प्रश्न गौतम बुद्ध से अगर आपकी परीक्षाओं में कितने टॉपिक हो गए, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। गौतम बुद्ध से वैसे प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। इसके बाद बिहार की धरोहर से प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार क्या है? छठ, सरहुल, जितिया या तीज? तो हमारा सबसे सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये छठ जो पर्व होता है, छठ पर्व, ठीक, यह हमारा बिहार का धरोहर है। साथ ही साथ ऐसे सभी बहुत सारे पर्व होते हैं हमारे बिहार के अंतर्गत, लेकिन ये छठ जो है, ये जैसे देखते होंगे बहुत सारे लोग, अगर मान लीजिए मुंबई अलग अलग शहर में रहते हैं, मुंबई रहे, कोलकाता, अलग अलग शहर में रहते हैं, लेकिन अगर ये घर में जो है, ये घर और कोई पर्व में आए ना आए, छठ ऐसा पर्व है जिसमें सभी लोग क्या करते हैं? वो अपने घर आ जाते हैं। इस तरह से आप मायने लगा सकते हैं कि छठ पर्व कितना हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए धरोहर है। ठीक, तो हमारे छठ पर्व यहाँ बहुत उल्लास से साथ मनाया जाता है उसमें, ठीक ना। तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो है, ये आपको छठ को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपके, जैसा कि स्क्रीन पर है, कहता है मधुबनी चित्रकला से, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? साथियों, यह तो ऐसे प्रश्न है जो मधुबनी क्या है, मधुबनी जो है ना, ये मधुबनी जो है यह जिला है। और जिला कहाँ का है? यह बिहार का एक, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कि बिहार का है कि तमिलनाडु का है या पाल कला का है? तो साथियों यह हमारा क्या हो जाएगा? बिहार का, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी, देखिए मधुबनी चित्रकला का संबंध ऐसा नहीं है क्या, ये जितने भी मधुबनी से या फिर अदर से हैं तो उनका प्रश्न सही हो जाता है, कभी प्रश्न गलती भी हो जाता है, लेकिन यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कितने बार भी आए हैं कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है? तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा बिहार राज्य से है। और बिहार राज्य, ठीक ना, बिहार राज्य से हमारा संबंधित होता है मधुबनी क्या, पेंटिंग से। अगला प्रश्न जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? पटना में, वैशाली में, कि बोध गया में, कि राजगीर में? तो साथियों महाबोधि मंदिर जो हमारा क्या है, यह हमारा बोध गया में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। महाबोध क्या, ये हमारा कहाँ है? ये मंदिर यह हमारा कहाँ है? यह हमारा गया जिला में, गया जिला में, बिहार के गया जिला में क्या है? महाबोधि मंदिर है। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह महाबोधि मंदिर है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और पढ़ाई करके जॉब लेके एक बार अगर हो सके तो जरूर आप बोध गया जरूर जाइएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये हमारा महाबोधि टेम्पल है, तो कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत है। तो एक बार आप जॉब लगने के बाद जरूर जाइएगा। ठीक, तो महाबोधि मंदिर कहाँ हो गया? अगर आपसे पूछो तो बोध गया में। बोध गया क्या है? यह गया जिला में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न जैसा कि साथियों यह हमारा संसद से है, जनगणना से है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता सर्वाधिक है? जनगणना से ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि जनगणना से आपका एक प्रश्न, क्योंकि अभी लेटेस्ट जनगणना तो हुआ नहीं है, यह तो 2011 का ही डाटा चल रहा है, क्योंकि जनगणना जो है हमारा 10 साल पे होता है। लेकिन कोरोना आ गया था हमारा 2021 में, तो 21 में होना था, बट कोरोना के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। तो यह हमारा जो डाटा जो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में 2011 का ही पूछा जाएगा। ठीक, तो कहता है कि किस जिले में साक्षरता सर्वाधिक है? तो साक्षरता सबसे अधिक जो है, यह सबसे अधिक हमारा कहाँ हो जाएगा? सबसे अधिक साथियों हमारा यह रोहतास में हो जाएगा। जनगणना से एक प्रश्न बीएड प्रवेश परीक्षाओं में आते ही है। यह कैसे पूछा जाता है प्रश्न, देखिएगा गौर से। कहेगा कि सबसे ज्यादा साक्षर किस जिला है? कौन सा जिला है? तो रोहतास। और सबसे कम कहे, जैसे सबसे अधिक है ना प्रश्न में, तो सबसे कम कहे तो क्या हो जाएगा? सबसे कम कहे तो पूर्णिया हो जाएगा। क्या? सबसे अधिक साक्षरता कहाँ? रोहतास। सबसे कम पूर्णिया। एक पूछता है कि लिंगानुपात कितना होता है बिहार का? लिंगानुपात, ठीक, लिंगानुपात, इस चीज को आप समझिएगा। लिंगानुपात जो है यह 918 है। यह लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। 1000 पुरुष पे क्या है? बिहार में 918 महिला है।
यह डाटा 2011 के जनगणना के हमारा क्या होगा, 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी 1000 पुरुष पे 918 महिला है। तो वही हमारा कहलाता है सेक्स रेशियो। क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है साथियों? सेक्स रेशियो। तो प्रश्न में रहे हमारा यह बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 देंगे। अगर पूछे कि बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक क्या लिंगानुपात कहाँ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात आपका साथियों आपका क्या हो जाएगा, गोपालगंज। इस चीज को आप जरूर याद कर लीजिए। गोपालगंज जो है यह जो है 1021, यानी 1000 पुरुष पे, यानी 1000 पुरुष पे 1021 महिला है, यानी 21 महिला यानी ज्यादा है, यानी पुरुष से भी ज्यादा क्या है हमारा महिला है, यह हमारा गोपालगंज। और सबसे कम अगर लिंगानुपात पूछे तो हमारा सबसे कम क्या हो जाएगा, यह सबसे कम मुंगेर हो जाएगा जो कि 876 है। इस चीज को आप याद कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज, और मुंगेर में क्या है, सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। इस चीज को आप जरूर याद कर लीजिएगा। लिंगानुपात से हमारा यह प्रश्न रहा। लिंगानुपात पूछे तो कितना हो गया, 918। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ हो गया, तो गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर। गोपालगंज का कितना है 1021 और यह मुंगेर का 876 हो गया। तो इस प्रकार लिंगानुपात आप जरूर याद रखिएगा 918। इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट रखिएगा। सबसे कम साक्षर क्या हो जाएगा, पूर्णिया, और सबसे कम हमारा पूर्णिया हो गया, और इधर सबसे अधिक क्या हो गया, रोहतास हो गया। अगला प्रश्न जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है कि हमारा महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को क्या करते थे, महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे राजनीति। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, तो अगला प्रश्न साथियों जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह हमारा एक कथन, एक नंबर, इसमें से एक नंबर आपका फिक्स मान लीजिए, एक नंबर यहाँ से प्रवेश परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा, एक प्रश्न जो है यह हमारा स्लोगन, हमारा नारा से प्रश्न पूछा जाता है। इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा। कम से कम 20-25 नारा है, इसे आप याद रखिएगा तो एक नंबर आपके परीक्षाओं में आपके साथ रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। किसने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। किसने कहा था, यह हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तो जय जवान जय किसान किसने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री कहा था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज ये हमारा कब किया गया था, 1929 ईस्वी को। 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी तट पर। वे अध्यक्ष कौन थे, वह समय अध्यक्ष जो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे और उस समय कहे थे कि हम आज से पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, हम अपने देश को आज से स्वतंत्र मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो यह हमारा 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी तट पर एक अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुई थी। और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग ये हमारा लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, और उस समय पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। साथियों यहाँ से प्रश्न एक नंबर आपके परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। और यह 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, तो वे उस समय अध्यक्ष जो है ये जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार आपकी परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो साथियों जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा साथियों, वंदे मातरम। और वंदे मातरम क्या होता है और राष्ट्रीय गान क्या है, इतना तो आप जरूर पता होगा। ठीक, और राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो हमारा वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चटर्जी लिखा था। ठीक, तो इस प्रकार वंदे मातरम हो गया आपका। और जनगण मन किसने लिखा, जनगण मन किसने लिखा,
और हमारा मन जन गण मन यह हमारा राष्ट्रीय गान कहलाता है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राष्ट्रीय गान। ठीक, तो हमारा ये राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। इस प्रकार साथियों, आपका यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पसंद आए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। अगर आपके लिए थोड़ा भी फायदा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, इस तरह पढ़ाई करते रहिए और मस्ती करते रहिए। धन्यवाद।